अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन स्टूडेंट्स। पीपीएससी मैथ 2015 और क्वेश्चन उसका 54 है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। हैज़ अ सॉल्यूशन y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ऑन द इंटरवल। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, और इसका ये सॉल्यूशन बताना है किस इंटरवल के ऊपर है। ये चार ऑप्शन दी गई हैं और आपको पता है ये log ऑफ x का फंक्शन है, नेचुरल लॉग ऑफ x का फंक्शन है। और इस फंक्शन की जो डोमेन होती है वो ओपन इंटरवल 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि इस डोमेन से बाहर ये फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आ जाएगी वो ऑप्शन ए। हाँ, अगर इसकी रेंज पूछता, रेंज ऑफ द फंक्शन हमने क्या लिखनी थी, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर आपको यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में रेंज के मुतल्लिक आ जाता है तो आप रेंज इसकी लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन डोमेन इसकी आएगी ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। ये था जी क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 55। क्वेश्चन 55 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लीनियर। इनमें से कौन सी जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो लीनियर नहीं है। इसमें आपको सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को समझना होगा। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ कॉल्ड लीनियर अगर उसके ऊपर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जी। पहली कंडीशन उसके ऊपर कौन सी है, एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे यहाँ उसने y डैश दिया हुआ है तो y डैश का मतलब क्या है, y डैश का मतलब होगा dy ओवर dx। तो इसमें y जो है वो कौन सा वेरिएबल आ जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व अकर टू द फर्स्ट डिग्री ओनली। ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा इसका और इसके डेरिवेटिव हमेशा किस डिग्री में आने चाहिए, सिर्फ फर्स्ट डिग्री में आने चाहिए। अगर फर्स्ट के अलावा किसी और में आ गया y के ऊपर पावर या उसके डेरिवेटिव के ऊपर, तो फिर वो फर्स्ट डिग्री नहीं होगा। सेकंड कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल डू नॉट अकर। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसका जो डेरिवेटिव है ये इकट्ठे नहीं आना चाहिए, प्रोडक्ट की शेप में नहीं आने चाहिए, ऐसे ना आए y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अगर ये प्रोडक्ट की शेप में आ गए तो फिर ये इक्वेशन जो है वो लीनियर नहीं होगी, नॉट लीनियर। तीसरी कंडीशन क्या है, नो ट्रांसीडेंटल फंक्शन ऑफ y एंड और इस डेरिवेटिव अकर। भाई ट्रांसीडेंटल फंक्शन होता है ऑल द फंक्शन विच आर नॉट अलजब्राइक। अलजब्राइक फंक्शंस होते हैं, जितनी पोलिनोमियल्स हैं वो सारी की सारी अलजब्राइक हैं हमारे पास। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है अलजब्राइक नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो अलजब्राइक नहीं है। अब हमने डेफिनेशन क्लियर कर ली है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर ये तीन कंडीशन फेल हो जाती हैं तो वो इक्वेशन कहलाएगी नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए में अगर आप देखें तो ये डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास आ रहा है फर्स्ट डिग्री का, और वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो भी कितनी आ रही है, फर्स्ट डिग्री। और अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखें, सेकंड वाली ऑप्शन में ये साइन वाई आ गया, और जबकि साइन वाई जो है वो हमारे पास नो ट्रांसीडेंटल फंक्शन ऑफ y और इस डेरिवेटिव अकर। ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन आ गया क्योंकि ये अलजब्राइक फंक्शन नहीं है। जितने एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन होंगे। तो इस क्वेश्चन 55 में जो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगी, क्वेश्चन 55 में राइट ऑप्शन जो है वो बी आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो है ये वाला जो फंक्शन आ रहा है ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। जबकि उसकी तीसरी कंडीशन ये थी कि नो ट्रांसीडेंटल फंक्शन ऑफ y और इस डेरिवेटिव अकर नहीं करना चाहिए, जबकि यहाँ पे अकर कर गया है। तो इसमें जो राइट हमारे पास ऑप्शन बनी है वो 55 में ऑप्शन बी आ जाएगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। 56 क्वेश्चन है, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है
और इस इक्वेशन का हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। और अगर आप देखिए तो इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में वेरिएबल की पावर सेम आ रही है। जहाँ वेरिएबल पावर सेम आ जाए उस इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम ये काम करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ओवर एक्स और प्लस का वाई ओवर एक्स, एलसीएम अलग कर लीजिए। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 प्लस वाई ओवर एक्स। और होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम पुट करते हैं y इज़ इक्वल टू वी एक्स। और अगर आप इसमें डेरिवेटिव लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू यू डेरिवेटिव ऑफ v, फिर प्लस का v और डेरिवेटिव ऑफ, इस पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। अब इसमें आप ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ से आप देखिए y ओवर एक्स नाम किस चीज़ का है जी, v का, और ये दोनों तरफ से v कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स और यहाँ रह जाएगा डी वी। और अगर हम इसमें दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लें तो डी वी फिर 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स और यहाँ आ गया जी 1। और चूँकि इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू v, तो 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी v और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x। और इसमें एक कांस्टेंट हम ऐड करवा रहे हैं नेचुरल लॉग ऑफ c। और y जो था v जो है v नाम किस चीज़ का है, y ओवर x का। और इसमें आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ कांस्टेंट को आप c की बजाय यहाँ k कह दें क्योंकि आंसर में हमें k दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यह आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ kx। यहाँ मैंने लॉग का थ्योरम लगाया, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n ये बराबर होता है लॉग m इंटू n के। और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी x नेचुरल लॉग ऑफ kx। तो आप देखिए इसमें ये x नेचुरल लॉग ऑफ kx जो है ऑप्शन सी में आ रहा है। तो क्वेश्चन 56 में जो हमारी राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी आ जाएगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। इसमें कौन सी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो इसमें आपको पहले एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट की डेफिनेशन को समझना है। अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो m dx प्लस n dy, आपने इस m को कोफिशिएंट ऑफ dx को m को पार्शली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y और n को पार्शली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट। लेकिन अगर पार्शल m ओवर पार्शल y इज़ नॉट इक्वल टू पार्शल n ओवर पार्शल x, अगर ये इक्वल नहीं आते तो फिर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इस केस में आ जाएगा नॉट एग्जैक्ट। अच्छा जी ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में आ रहा है 2xy और इसमें n आ रहा है जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब m को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y तो 2x आ जाएगा और n को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो ये 2x आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे करली m ओवर करली y बराबर हो गया है करली n ओवर करली x के। भाई ये तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी बन गई है, एग्जैक्ट। अच्छा अब इसकी दूसरी ऑप्शन देखते हैं। इस ऑप्शन बी में अगर मैं लिखूं तो m की वैल्यू आ जाएगी y और n की वैल्यू आ जाएगी -x। तो करली m ओवर करली y 1 हो जाएगा और करली n ओवर करली x -1 आ रहा है। तो इसमें ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। करली m ओवर करली y इज़ नॉट इक्वल टू करली n ओवर करली x। तो हमारे पास इसमें जो ऑप्शन बनेगी 57 में वो ऑप्शन बी आ जाएगी क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास नॉट एग्जैक्ट है। नेक्स्ट है जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें फाइंड आउट करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने फाइंड आउट करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा जो y का कॉफिशेंट है, y के कॉफिशेंट को आपने e की पावर में इंटीग्रेट करना है, ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा 1/x इंटू डी एक्स, ई की पावर 4, 1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x, और ये लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, x की पावर बन जाएगी 4, ई लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आंसर हमें किस चीज़ के बराबर मिल जाएगा, x⁴ के। तो इस केस में जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है वो ऑप्शन ए बन गई है। और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो लीनियर इक्वेशन में से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है लीनियर इक्वेशन में से। ये भी एक आपका एक अलग से एमसीक्यूज़ है। हर वो इक्वेशन जो आपको फर्स्ट ऑर्डर में गिवन हो इस फॉर्म के अंदर, dy/dx इज़ इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज़ इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, और यहाँ ये कंडीशन है कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के हमारे पास फंक्शंस होने चाहिए, फंक्शंस ऑफ एक्स के फंक्शंस होंगे तब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसका ये एक अलग से एमसीक्यूज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये होती भी हमेशा फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 59, द एरिया बाउंडेड बाय y इज़ इक्वल टू 4 - x²। इसमें आप इस कर्व के पहले इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लीजिए। इसमें आप y को 0 पुट करें, y को अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 इज़ इक्वल टू 4 - x², x² इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू +-2। और अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो ये हमारे पास पैराबोला है, ये पैराबोला की इक्वेशन बन रही है, और ये पैराबोला जो है वो ओपन अप है। अगर आप इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे वैल्यू -2 है और इस जगह पे +2, और आपने ये सारा इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए कि इसमें एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है a to b y dx। a बोलते हैं लोअर लिमिट, b जो है वो अपर लिमिट, तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो -2 से +2, और y की वैल्यू है जी 4 - x² इंटू डी एक्स। आप इन दोनों पे इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, -2 से 2 4 dx, फिर -2 से 2 x² इंटू डी एक्स जी। 4 की इंटीग्रेशन आ जाएगी 4x और लिमिट्स -2 से +2, और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x³ / 3 और लिमिट -2 से +2। इसमें आप अपर लिमिट्स पुट करेंगे 2, लोअर लिमिट पुट करेंगे -2, फिर इसमें आप अपर लिमिट पुट करेंगे 8, दरमियान में माइनस, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -8। 2 + 2 4 को मल्टीप्लाई किया तो 16, और 8 + 8 ये भी 16 / 3, 3 LCM 48 -16, तो 32 / 3। तो इस क्वेश्चन 59 में हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगी डी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ स्केलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ स्केलर। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन जो है वो स्केलर है। देखिए इसके नाम से ही यहाँ पता चल रहा है, ये जो A.B×C है, A.B×C, इसे हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
ए डॉट बी क्रॉस सी क्या कहलाता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये एक डिटर्मिनेंट होता है और डिटर्मिनेंट आपको पता है एक स्केलर आता है। अब हम डिस्कस करते हैं बाकी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकती। जैसे आप देखिए पहली ऑप्शन में है ए डॉट बी, और डॉट से हमेशा आंसर स्केलर आता है, और आप किसी भी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। और ये वाला जो है सी ऑप्शन, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसे बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इससे आंसर स्केलर आना है, और दो वेक्टर को माइनस करने से नल वेक्टर आएगा, और एक स्केलर नल के साथ वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो इसमें ऑप्शन जो है वो बी आ जाएगी क्वेश्चन 60 में। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन 61, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। जिस वेक्टर का आपने प्रोजेक्शन फाइंड करना है वो वेक्टर लिखेंगे, फिर डॉट, और जिसके अपॉन या ऑन है उसके यूनिट वेक्टर के साथ। जिस वेक्टर का आपने प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है उस वेक्टर का आपने डॉट लेना है, और जिसके ऊपर या जिस अपॉन लिखा होगा या ऑन लिखा होगा उसके यूनिट वेक्टर के साथ। तो यहाँ आप लिखेंगे ए डॉट, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है कि वेक्टर को उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे हम डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो ऑप्शन बनेगी वो ऑप्शन सी आ जाएगी। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसके ऊपर एक एग्ज़ाम्पल भी कर लीजिएगा। हमारी जो इंटर की बुक है, इंटर पार्ट 2, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं प्रोजेक्शन के। उन एक्सरसाइज में से आप प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस की इसकी एप्लीकेशन भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में छोटे छोटे फार्मूले या उन फार्मूलों की जो एप्लीकेशंस हैं, एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो या थ्योरम आते हैं या थ्योरम की एप्लीकेशन। तो अगर आपने पीपीएससी तैयार करना है एग्ज़ाम, तो आप सारे थ्योरम उनकी स्टेटमेंट देख लें, उनको याद कर लें, और उनके ऊपर जो छोटी छोटी एग्जांपल जो आप बुक के ऊपर आपको अवेलेबल बुक्स हैं उनसे छोटी छोटी जो एग्जांपल मिलती हैं, ताकि आपको उनकी एप्लीकेशन भी आ जाए। इस तरह जितने फार्मूले हैं वो फार्मूले याद हों और उनकी एप्लीकेशन याद हो जी। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब फिर इसमें हमें 4 ऑप्शन दी गई हैं, ए बी सी और डी। इसमें पूछ रहा है जी कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। भाई इसमें जो हीट है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। बाकी ये सारी क्वांटिटी जो हैं, मोमेंट है, मोमेंटम है, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी जो बाकी ऑप्शन हैं वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो सिर्फ हमारे पास ये एक ही ऑप्शन है जी, ऑप्शन सी, हीट जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 63 में है जी, अ वेक्टर लाइंग इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के प्लेन में कौन सा वेक्टर लाई कर रहा है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है। एक तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दें। इसके लिए मैं आपको आसान एक रास्ता बता देता हूँ। अ वेक्टर लाइंग इन द प्लेन ऑफ ए और बी, जिसके बारे में पूछा गया है, आप तलाश कर लें इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी ऑप्शन में ए क्रॉस बी के ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है। कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें ए क्रॉस बी के ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है। तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जी, ऑप्शन ए। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए इसके बारे में ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो हम इसके बारे में लिखेंगे इज़ अ वेक्टर in the plane of B and C। ये ऐसा वेक्टर है जो किसके प्लेन में लाई कर रहा है, बी और सी में, और ये भी है। और सी क्रॉस ए ये ऐसा वेक्टर होगा, इज़ अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ C and A, in the plane of C
एंड ए। बस जिसके बारे में पूछा जाए, अ वेक्टर लाइंग इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, आपने ढूंढ लेना है ए और बी में क्रॉस और साथ वहाँ पर ब्रैकेट भी आ रही हो। तो ये ही एक ऑप्शन थी हमारे पास, ऑप्शन जो है वो एक, जिसके अंदर ए क्रॉस बी के ऊपर ब्रैकेट लगी हुई। इसके बारे में होगा तो ये इन्फॉर्मेशन है। बस इसमें सिंपल सा ट्रिक ये है कि आपने ब्रैकेट देख लेनी है, ये कहाँ पे लाई कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों वेक्टर को प्लेनर हैं, यानी पी क्रॉस सी और ये वाला जो ए है ये को प्लेनर है। अच्छा, अब यहाँ से हम एक और नया MCQ बनाते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट एसोसिएटिव। वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट एसोसिएटिव। वेक्टर प्रोडक्ट एसोसिएट नहीं होती, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज़ नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी और क्रॉस सी। ये नया हमने एक MCQ बना दिया कि ये वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो एसोसिएट नहीं होती। और इसी के साथ अगर हमें इसका फार्मूला पूछे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी किस चीज़ के बराबर होगा, तो ये होगा जी ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ये फार्मूला है जी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। हाँ, अगर ऐसे पूछे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर ऐसे पूछे तो पहले तो आप इस सी को शुरू में लाएं। आपको पता कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूट भी नहीं होती, जब डायरेक्शन बदलते हैं तो एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा जी सी इधर आ जाएगा और ए क्रॉस बी इधर। जैसे अब मैंने ये फार्मा लगाया है, इसी तरह आप इस पे फार्मा लगाएंगे तो ये आ जाएगा सी डॉट बी इंटू ए माइनस सी डॉट ए इंटू बी। इसका फार्मूला ये बनेगा। और यहाँ चूँकि माइनस साइन बाहर है तो यहाँ आप ब्रैकेट भी लगा लें। और इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो सी डॉट ए इंटू बी और माइनस का सी डॉट बी इंटू ए। अगर आप गौर कीजिए, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें और इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 कह दें। तो आप देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ऐसे भी पूछ सकता है कि वेक्टर प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ होल्ड डज नॉट होल्ड, इस तरह भी पूछ सकता है। ये नोटेशंस के अंदर फार्मूले भी आ गए, तो इस एक MCQ से हमने और फार्मूले जो है वो जनरेट कर लिए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।